हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल सॉल्व जीपैट सक्सेस टेस्ट सीरीज एंड दिस इज पार्ट 66 वीडियो ऑन दिस GPAT success test series. So we will solve some most important question for GPAT examination in this MCQ series. So this free test series is organized by Pharmarocks, the way of success. So be updated with the pharma knowledge. For that, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharmarocks. Get the link of Pharmarocks app in description box and download the app Pharmarocks Android application on Google Play as well as Apple iPhone app on App Store. So on the app you can access the study material, test series, video lecture and also you will find the important study material on the app. So download the app Pharmarocks Android application on Google Play as well as Apple iPhone app on App Store. गेट द लिंक इन ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक जो है वो मिल जाएगी। तो जीपैट सक्सेस टेस्ट सीरीज क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलाउ वैल्यू फॉर द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो अच्छे से आपको क्वेश्चन पहले रीड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, फिर ये नॉट लिखा है वो ध्यान रखना पड़ता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलाउ वैल्यू फॉर द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम। ऑप्शंस है -1, 0, 1 और नन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिखा है मतलब कि कौन सा इसमें से नहीं है वैल्यू एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ एनी एटम। तो उसका सही आंसर है -1 कि -1 ऐसी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। तो अब ये टेबल देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो टेबल है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की, जिसको स्मॉल l इसका सिंबल है, तो इसकी वैल्यू एक है 0 वैल्यू होती है, फिर 1, फिर 2 एंड 3। -1 ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो -1 इज नॉट एन अलाउ वैल्यू फॉर द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। द वैल्यूज आर 0, 1, 2 एंड 3। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस ये टेबल भी आपके लिए मोस्ट IMP टेबल। तो ये टेबल का मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि यहाँ पे ये जो टेबल है उसके अंदर जो अलग अलग सब सेल्स होते हैं कि जब कोई एटम होते हैं, एटम के अंदर जो उसकी अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की, और जब कोई ऑर्बिटल तैयार होती है कि s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, d एंड f। तो जब s ऑर्बिटल तैयार होती है तो उसका जो शेप होता है वो होता है स्फीयर शेप, इस तरह से। फिर p ऑर्बिटल डम्बेल शेप की होती है, या फिर उसको इंग्लिश का 8 भी कहा जाता है, इस तरह से 8 कि समझो कि आप वर्टिकल उसको कर दो सीधा तो 8 एंड हॉरिजॉन्टल रखोगे तो उसका शेप बनता है ऐसा डम्बेल शेप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कॉम्प्लेक्स डबल डम्बेल बन जाता है जब ऑर्बिटल होती है d एंड f ऑर्बिटल में मल्टीपल लोब्स होते हैं। तो ये टेबल में से शेप में से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, एज वेल एज कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल f। तो f ऑर्बिटल के लिए है वो वैल्यू 3, p ऑर्बिटल के लिए है 1, d के लिए वो वैल्यू है 2 एंड s ऑर्बिटल के लिए उसकी वैल्यू होती है 0। तो बहुत सारे क्वेश्चन ट्विस्ट होके ये सिर्फ एक टेबल में से ही पूछे जा सकते हैं। So must do this table most IMP for your examination। तो अच्छे से ये टेबल को आपको याद कर लेना है। आगे सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है, वैलेंसी पूछी गई है इलेक्ट्रॉन्स की। ऑप्शंस दी है लिथियम, बोरॉन,
नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कौन से एलिमेंट के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कि लिथियम है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोरॉन। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो बोरॉन है, जिसके पास प्रोटॉन है 5, न्यूट्रॉन भी 5 है, इलेक्ट्रॉन भी 5 है और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट है। तो ये देख सकते हैं सबसे अंदर की जो ऑर्बिटल है वो है कि जो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, जिसके अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब उसके बाहर की ऑर्बिटल जो है उसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि 2 और बाकी के ये 3 जो है इलेक्ट्रॉन वहाँ पे है। अब जब ये ऑर्बिटल फुल हो कब होगी कि जब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है उसके और 3 प्लस और 5 हो तो ही वो ऑर्बिटल फुल होगी और 8 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऑक्यूपाई हो जाएंगे। बट अभी ये 3 ही है और अभी 5 इलेक्ट्रॉन्स की उसको जरूरत है टू फिल दिस ऑर्बिटल, जिसके कारण ऐसा कहा जाएगा कि इसके पास ये जो सेकंड ऑर्बिटल के अंदर की ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये सेकंड ऑर्बिटल है, तो सेकंड ऑर्बिटल के अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन की, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों इलेक्ट्रॉन ऐसे है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि वो इलेक्ट्रॉन उसके आउटर ऑर्बिटल के अंदर है और वो ऑर्बिटल अभी कंप्लीटली ऑक्यूपाई नहीं हुई है, उसके अंदर अभी भी प्रॉपर स्पेस है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर है टोटल ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन से एलिमेंट के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो है बोरॉन। तो ये क्वेश्चन आप इजीली, आपको कब पता चले कि जब आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से पता हो, एटॉमिक मास नंबर वगैरह आपको पता हो कि ये बोरॉन, तो उसका 5 नंबर आपको पता हो तो आप इजीली जो है वो याद रख सकते हैं। आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस की बात है तो ऑप्शंस दिए है फ्लोरीन, कार्बन है, टीन है एंड आयोडीन। एटॉमिक रेडियस की जो एटम्स के ये जो तैयार होते हैं, तो ये जो सेंटर में से जो रेडियस बनती है, तो कौन से मॉलिक्यूल की हाईएस्ट रेडियस है एटॉमिक रेडियस? तो ऑप्शन से फ्लोरीन, कार्बन, टीन एंड आयोडीन, तो सही आंसर है उसका टीन। तो ये है एक्सप्लेनेशन अच्छे से कि जो टीन है तो उसका आप देखो एटॉमिक रेडियस की जो लेंथ है कि यहाँ पे ये टेबल में दिए है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जो है टीन की 217 पिकोमीटर है, कार्बन की है 170 पिकोमीटर एंड फ्लोरीन की है 147 पिकोमीटर। तो फ्लोरीन यहाँ पे हमने देख सकते हैं, यहाँ पे जो टेबल के अकॉर्डिंग टू जो फ्लोरीन है उसके अंदर है 147, कार्बन के अंदर है 170 और फ्लोरीन के है 217। तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टू हम देखें तो 217 इज द हाईएस्ट टीन के अंदर है एंड हाईएस्ट इन ऑल मेटल की जो है पोटेशियम का 275 पिकोमीटर। तो ये है इंपॉर्टेंट वैल्यूज। अब आयोडीन की वैल्यू हमने आपको नहीं दी है बट वो आपको करनी है फाइंड, दैट इज योर एक्सरसाइज। आप ये वैल्यू फाइंड आउट करिए एंड कमेंट करिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस वैल्यू फॉर आयोडीन। अब बात है कि पिकोमीटर्स मतलब क्या? पिकोमीटर्स मतलब कि 1 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ये भी आपके लिए है प्राइम इम्पोर्टेंट कि ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज पिकोमीटर
व्हाट इज़ नैनोमीटर, व्हाट इज़ माइक्रोमीटर। तो माइक्रो जब होता है तो 10⁻⁻⁶ लिखते हैं माइक्रो के लिए। नैनो के लिए हम लिखते हैं 10⁻⁹ और नैनो के बाद आता है पिको कि वो है 10⁻⁻12। तो ये सब अच्छे से याद रखिए आप। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। नाइट्रोजन सेंटर में और उसके साथ ये समझो कि ट्राई क्लोराइड है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ऑप्शंस दी है 120, 190, 107 और 900। तो यहाँ पे बात है बॉन्ड एंगल की, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 170.10 डिग्री, 170.10। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉन्ड एंगल पूछा है। तो बॉन्ड एंगल ये बनता है कि ये एंड बॉन्ड Cl है और एंड बॉन्ड Cl, तो ये दोनों के बीच में ये जो एंगल बनता है 107.1 जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है वो है उसका बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। और यहाँ पे जो एंगस्ट्रॉम के अंदर दी गई है ये है उसकी लेंथ, जिसको हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। तो इस तरह के आपको तैयार करने हैं कि अलग अलग जो एटम्स है कि जैसे कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है, फिर CCl4 होता है या फिर CH4 है। तो ऐसे ये जो मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं उसके बॉन्ड एंगल कितने हैं, बॉन्ड लेंथ कितनी है, तो उस पे से भी क्वेश्चंस इस टाइप की एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो वो जरूर से आपको तैयार करने चाहिए, रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करिए और इससे याद हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म व्हेन 100 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न इन ऑक्सीजन। ऑप्शंस दिए हैं 122 ग्राम, 275 ग्राम, 488 ग्राम और नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कितना फॉर्म होगा, हाउ मच CO2 कि जब हम बर्न करेंगे 100 ग्राम ऑक्सीजन, कि मैं 100 ग्राम जितना ले रहा हो, 100 ग्राम जितना मिल रहा हो CH पर, मतलब कि मीथेन। तो मीथेन लेने से और उसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम कर रहे हैं बर्न, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म होगा एज पर द रिएक्शन। तो सही आंसर है उसका 275 ग्राम। तो ये जो रिएक्शन है कि जो मैंने अभी आपको रफली समझाए थे, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2, तो उसके अंदर साथ में वाटर भी फॉर्म होता है। तो ये है उसकी मेन रिएक्शन। तो 16 ग्राम CH पर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इज टू फॉर्म 44 ग्राम CO2। तो ये एक यूनिवर्सल है, वो आपको याद रखना है कि 16 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम CO2। तो जब आप 16 ग्राम जितना लेते हो मीथेन, तो फॉर्म होता है 44 ग्राम जितना CO2। अब समझो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 100 ग्राम, मैं ले रहा हूँ 100 ग्राम, तो कितना CO2 जो है वो फॉर्म होना चाहिए। तो इस तरह से हो जाएगा कि 100 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 16। तो वो जो मुझे आंसर मिलेगा, कि समझो कि हम यहाँ पे कैलकुलेटर से करते हैं, तो मेरे पास से ये 100 इंटू 44 कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय 16 करते हैं। चलो, तो
आंसर है 275। तो 275 ही हमारा करेक्ट आंसर है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है, बट आपको रिलेशनशिप जब पता होगा तो ही आप ये इस टाइप के स्टेप्स अप्लाई करोगे और क्वेश्चन की कैलकुलेशन हो पाएगी। तो दिस इज अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 275 ग्राम CO2 फॉर्म होगा, तब ये वाला रिलेशनशिप याद होगा तो इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर है 275। क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज की जिसको हम कहते हैं फेमस नाम है उसका MCC, बिलोंगिंग्स टू द कैटेगरी ऑफ लुब्रिकेंट, डाइल्यूएंट, बाइंडर या फिर ग्लाइडेंट कहते हैं। तो सही आंसर रहेगा उसका डाइल्यूएंट। तो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज इज ए टर्म फॉर रिफाइंड वुड पल्प। तो ये एक पॉइंट याद रखो आप कि व्हाट इज MCC। तो वो है रिफाइंड वुड पल्प। ये एक है आपके लिए पिन पॉइंट। हम पिन पॉइंट आपको हमेशा बताते हैं कि जब भी कोई भी स्लाइड हम देखते हैं पिन पॉइंट पे खास ध्यान रखते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन का ये एक पिन पॉइंट है कि MCC रिफाइंड वुड पल्प एंड यूज एज ए टेक्सचराइजर। टेक्सचराइजर के तौर पे भी वो यूज होता है, एंटी केकिंग एजेंट का भी काम करता है, और फैट सब्स्टिट्यूट, इमल्सिफायर, एन एक्सटेंडर एंड बेकिंग एजेंट एंड ऑल्सो यूज एज ए डाइल्यूएंट। कि जब आप फार्मास्यूटिकली टैबलेट के लिए यूज करते हैं तो MCC को हम एज ए डाइल्यूएंट यूज करते हैं। और उसके अलावा भी फैट सब्स्टिट्यूट केकिंग एजेंट के तौर पे वो यूज होता है, सॉरी एंटी केकिंग एजेंट, वहाँ पे एंटी है तो इस तरह से भी आप लिख लेते हैं तो भी आपको याद रह जाएगा कि एंटी केकिंग एजेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आगे है क्वेश्चन 7, द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट रूल्स केम इनटू फोर्स इन। ये पूरा सेंटेंस पढ़ना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बिकॉज डायरेक्टली आप ऐसे क्वेश्चन देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं एंड इजी क्वेश्चन में ही गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इजी क्वेश्चन देखकर हम तुरंत ही ऑप्शन टिक कर देते हैं, और ये आपका भी यही होगा कि जो भी आपने ऑप्शन सोचा है वो जरूर से कमेंट करिए पहले ये क्वेश्चन नंबर 7 का, कि द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट रूल्स केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। तो आपको पहले कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से इसका सही आंसर देखने से पहले जो भी क्वेश्चन का आंसर आपने सोचा है वो जरूर से कमेंट करिए। फर्स्ट ऑप्शन है 1954, 55, 1956 एंड 57। तो आपने आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन का आंसर सोचा है वो जरूर से कमेंट करिए, मस्ट कमेंट। कि एक नज़र में देखकर आप ये क्वेश्चंस का आंसर क्या सोचोगे और क्या कमेंट करोगे वो जरूर से लिखिए। और आपकी कमेंट का मैं अभी से आंसर बता देता हूँ, पहले आप कमेंट कर लीजिए, फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए, अभी पॉज कर लो एंड मैं अब कर रहा हूँ मेरी ओर से रिज्यूम। तो आपने जरूर से कमेंट की होगी शायद 1954 ही, बिकॉज ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट का नाम जैसे ही पड़ता है तो आपके माइंड में 1954 तुरंत आ जाता है, बट ये आंसर गलत है। सही आंसर है उसका बी, 1955, बिकॉज यहाँ पे पूछा गया है केम इनटू फोर्स इन, पीछे का ये सेंटेंस पढ़ना जरूरी है, और यही है मेरा एक्सप्लेनेशन ये क्वेश्चन रिलेटेड। तो एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे कि द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, यहाँ तक हम सही है कि ये एक्ट पास हुआ 1954 के अंदर, इज एन एक्ट नंबर 21 ऑफ 1954। और उसके सेक्शन 1 को आप अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है ये वाला सेंटेंस, इट वॉज
केम इनटू फोर्स बाय गैजेट नोटिफिकेशन। जब तक गैजेट नोटिफिकेशन नहीं आती कि जो भारत का राजपत्र होता है, तब तक ये एक्ट जो है वो पेपर पे ही होता है। बट केम इनटू फोर्स वाज केम इनटू फोर्स बाय गैजेट नोटिफिकेशन ऑन 1 अप्रैल 1955। तो 1955 के 1 अप्रैल को ये एक्ट जो है वो रूल्स केम इनटू फोर्स इन 1955 ऑन 1 अप्रैल। तो यही था मेन ये क्वेश्चंस के बारे में। जरूर से उसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड ये वाला जरूर से पढ़िए। अब समझो कि क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट इज पास इन विच ईयर, तो वो रहेगा 1954। बट जब ये वर्ड लिखा हो was came into force by gazette notification, तो उस वक्त लिखना है 1 अप्रैल 1955। क्वेश्चन नंबर 8, विंका हैविंग ए विच प्लांट फैमिली? फाबासी, एपोसाइनसी, अम्बिलीफेरे और वल्गरासी। तो प्लांट की फैमिली पूछी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कॉग्नोसी का, और सही आंसर है एपोसाइनेसी। तो ये है सबसे सुंदर प्लांट विंका, कि जिसके अलग अलग बहुत सारे नाम हैं। सदाफुली भी कहा जाता है, बारमासी कहा जाता है, विंका कहा जाता है। तो ये जो विंका है उसको कैथारिंथस रोजियस उसका बायोलॉजिकल सोर्स है। दिस इज द बायोलॉजिकल सोर्स, कॉमनली नोन एज मडागास्कर पेरीविंकल। ये है उसका SYN सिनोनिम। उसके बाद रोज पेरीविंकल, रोजी पेरीविंकल एक्सेट्रा आर देयर इट्स synonym, and his plant family is the Apocynaceae। तो इतने पॉइंट्स अच्छे से याद रखना है, और काफ़ी सुंदर होता है ये प्लांट विंका का। और उसका जो यूज़ है, यूज़ भी समझो कि आपको पूछा जाए तो एंटी कैंसर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर के तौर पे यूज़ होते हैं विंका अल्कलॉइड टू ट्रीट कैंसर, कि कैंसर की कीमोथेरेपी में ये यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच सॉल्यूशन इज यूज इन एनालिसिस ऑफ विच पैरामीटर? एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन, पैरोक्साइड और आयोडीन वैल्यू। तो उसका सही आंसर है आयोडीन वैल्यू। तो ये है उसकी बॉटल विच सॉल्यूशन, जिसका कंपोजिशन जानना जरूरी है। द विच सॉल्यूशन इज आयोडीन मोनोक्लोराइड। आयोडीन मोनोक्लोराइड है, डिजोल्व किया जाता है इन एसिटिक एसिड एंड इज यूज टू डिटरमाइन द आयोडीन वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस। कि आयोडीन है प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसको कहा जाता है विच सॉल्यूशन। कि आपका जो सॉल्यूशन बनता है उसके अंदर आयोडीन एज अ सॉल्वेंट है, सॉरी आयोडीन एज अ सॉल्यूट है एंड CH3COOH एज अ सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं विच सॉल्यूशन। तो जिसके अंदर आयोडीन मोनोक्लोराइड को डिजोल्व करते हैं हम एसिटिक एसिड के अंदर, और वो यूज होता है टू डिटरमाइन द आयोडीन वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 10, फियर ऑफ पेन इज कॉल्ड एक्रोफोबिया, एग्लियोफोबिया, एल्यूरोफोबिया और एमेंथोफोबिया। तो फियर ऑफ पेन की जो फोबियास पे हमारा ऑलरेडी वीडियो लेक्चर है, आप एज अ सर्च करना फोबिया बाय फार्मारॉक्स, तो वीडियो लेक्चर पूरा आपको मिल जाएगा कि बहुत सारे अलग अलग फोबियास के हमने डिटेल दी है वहाँ पे। तो इसका आंसर है एग्लियोफोबिया के फियर ऑफ पेन। तो ये वाला टेबल ज़रूर से तैयार करना है, फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ पेन, और ये है
एग्लियोफोबिया। जैसे बहुत सारे फोबिया होते हैं कि जब कोई आपको डर लगता है किसी भी चीज़ का, किसी लोगों को अंधेरे का डर होता है, डार्कनेस, तो वो कहा जाता है एचिलोफोबिया। फिर नॉइस कि जो ओकोस्टिको जो हम कहते हैं, ओकोस्टिकोफोबिया। फिर एक्रोफोबिया की जब हाइट्स, ऊंचाई से डर लगता है। फियर ऑफ कैट्स, आपको बिल्ली वगैरह से डर लगता है तो एलिरोफोबिया। एंड एमेथोफोबिया की फियर ऑफ डस्ट, कि जैसे ही डस्ट देखते हैं आपको माइंड में फोबिया हो जाता है, डर जैसा लगता है, तो वो है ये अलग अलग फोबियास। मोस्ट आईएमपी ये तो जस्ट 4-5 एग्जाम्पल है। पूरा वीडियो लेक्चर जरूर से देखना फोबिया वाला। फार्मारॉक्स के चैनल पे ये वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जरूर से ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। 9426188036 व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, डाउनलोड करिए ऐप। अब तो ऐप भी अवेलेबल है फार्मारॉक्स की, एंड्रॉयड ऐप है एंड आईफोन पे भी आप यूज़ कर पाओगे। वहाँ पे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है जीपैट की, वीडियो लेक्चर टेस्ट सीरीज सिर्फ 100 रुपीज़ में 1 ईयर के लिए है, 28 पैसा पर डे के तौर पे, जिसमें इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट मिलता है आपको, प्रॉपर ये रिजल्ट एनालिसिस, एंड फिर ये इंस्टीट्यूट रैंक जनरेट होता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो ये सब फैसिलिटीज़ को एक्सेस करिए ऐप के ऊपर, फार्मारॉक्स ऐप। डाउनलोड द ऐप ऑन गूगल प्ले, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। So good luck and all the best.